नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंकुल उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 3 जून ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी विक्रम 2078 है। आइए 3 जून को देश दुनिया में क्या क्या घटनाएं घटी और समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं। आज 3 जून है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस अर्थात वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाया जाता है। 3 जून 2018 को आधिकारिक रूप से पहला विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। डेली लाइफ में साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और इसको लोकप्रिय बनाने के लिए विश्व भर में बाइसिकल डे मनाया जाता है। इस दिन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर की गई। साइकिल दिवस मनाने का मकसद लोगों को यह समझाना है कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कितना बेहतर है। इसके साथ साथ ये इको फ्रेंडली है। साइकिल से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी सही है। साइकिलिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित को कम करने में योगदान देता है। क्योंकि इसमें आंतरिक शून्य उत्सर्जन मूल्य शून्य होता है। साइकिल चलाने से पैसों की बचत होती है। यह बहुत ही सस्ता और चलाने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। 3 जून का दिन भारत के इतिहास और भूगोल को बदलने वाले दिन के तौर पर इतिहास में दर्ज है। वर्ष 1947 में आज के ही दिन ब्रिटिश राज में भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के बंटवारे का ऐलान किया था। भारत के बंटवारे की इस घटना को 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के तौर पर जाना जाता है। देश में दंगे हो रहे थे और केंद्र की कांग्रेस की अंतरिम सरकार हालात को काबू में नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कानून एवं व्यवस्था का मामला प्रांतों के पास था। लिहाजा राजनीतिक और सांप्रदायिक गतिरोध को खत्म करने के लिए 3 जून योजना आई, जिसमें भारत के विभाजन और भारत तथा पाकिस्तान को सत्ता के हस्तांतरण का विवरण था। भारतीय सेना ने आज के ही दिन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया था। पंजाब के अमृतसर में स्थित हरि मंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर परिसर पर खालिस्तान समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने कब्जा कर लिया था। स्वर्ण सिंह को खालिस्तानियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए शुरू हुआ ये ऑपरेशन 3 दिनों तक चला। इसमें 500 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इनमें सेना के जवान और अधिकारी भी शामिल थे। कहा जाता है कि देश के बंटवारे के बाद सिखों को भारी नुकसान हुआ। आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और साथ ही सिखों का पवित्र शहर लाहौर भी। इससे आहत सिखों के बीच भी एक अलग राष्ट्र की मांग और जोर पकड़ने लगी। 1966 में भाषा के आधार पर पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया गया। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी बना। 1980 के दशक में खालिस्तान के तौर पर स्वायत्त राज्य की मांग जोर पकड़ने लगी। इसे खालिस्तान आंदोलन का नाम दिया गया और इसी के साथ जरनैल सिंह भिंडरावाला की लोकप्रियता भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे आंदोलन हिंसक होता गया। स्थिति काबू से बाहर होने पर केंद्र सरकार ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। साल 1983 में पंजाब के डीआईजी अटवाल की स्वर्ण मंदिर परिसर में ही हत्या कर दी गई। इसी साल भिंडरावाला ने स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। वहां उसने हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिया और स्वर्ण मंदिर को खुद के लिए किले में बदलने की तैयारी शुरू कर दी। अब भिंडरावाला सरकार के निशाने पर था। सरकार ने स्वर्ण मंदिर को आतंकियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार प्लान किया, जिसकी जिम्मेदारी कमांडर मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ को सौंपी। 3 जून को सरकार ने सेना के कमांडोज को स्वर्ण मंदिर में भेजा। खालिस्तानियों की तैयारी सरकार की उम्मीद से कहीं ज़्यादा थी, इसलिए ऑपरेशन में टैंक का इस्तेमाल करना पड़ा। भारी गोलाबारी के बाद आखिरकार भिंडरावाला मारा गया और 7 जून को स्वर्ण मंदिर पर भारतीय सेना का नियंत्रण हो गया। इस ऑपरेशन ने सिख समुदाय में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ गुस्सा पैदा कर दिया, जिसका नतीजा केवल 4 महीने बाद ही सामने आ गया। 31 अक्टूबर 1984 को
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही 2 सिख सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी। आज के ही दिन सन 2009 में मीरा कुमार को लोकसभा का स्पीकर चुना गया। वे लोकसभा की पहली महिला स्पीकर बनी। वे निर्विरोध चुनी गई थीं। मीरा कुमार का जन्म 31 मार्च 1945 को बाबू जगजीवन राम और इंद्राणी देवी के यहाँ सासाराम, बिहार में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ और मिरांडा हाउस कॉलेज से MA और LLB की थी। 1973 में वे भारतीय विदेश सेवा IFS के लिए चुनी गईं। कुछ वर्षों तक स्पेन, ब्रिटेन और मॉरिशस में उच्चायुक्त भी रहीं। वे वर्ष 1968 में बिहार की पहली महिला कैबिनेट मंत्री सुमित्रा देवी के बड़े पुत्र मंजुल कुमार से परिणय सूत्र में बंधी। उनके एक पुत्र अंशुल और 2 पुत्रियां स्वाति और देवांगन है। कोरोना के कारण देश की GDP आंकड़ों ने निराश किया है। देश की GDP ग्रोथ -7.3% दर्ज की गई, जो सालाना आधार पर 1979 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने भी इकोनॉमी को लेकर चिंता जताई है। दरअसल GDP ग्रोथ, देश का वित्तीय घाटा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की धीमी रफ्तार समेत कई ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके आंकड़े निगेटिव आए हैं। CMI की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के दूसरे लहर से करीब 1 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया है। टूरिज्म समेत कई इंडस्ट्री की हालत खराब है, लेकिन देश के बड़े बैंकों के मार्च तिमाही नतीजों के मुनाफे की बात करें तो इसमें जोरदार उछाल देखने को मिली है। यहाँ सवाल है कि जब इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर एक दूसरे के पूरक हैं तो फिर दोनों के आंकड़ों में ऐसा अंतर क्यों? वहीं बाजार की बात करें तो बाजार में भी तेजी का रुख बना हुआ है। ऐसे में सवाल है कि जब इकोनॉमी गिर रही है तो बाजार और बैंक को क्यों मुनाफा हो रहा है? दरअसल बैंकों ने पिछले साल कोरोना में लोगों को मोरेटोरियम का लाभ दिया। वहीं सरकार ने भी बीते 1.5 सालों में कई ऐसे प्रयास किए हैं जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे। कई मौक़ों पर RBI के गवर्नर ने भी बाजार में तरलता बढ़ाने को कहा है ताकि बैंकों की स्थिति सुधर सके। वहीं सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से उठाए गए SME के लिए इमरजेंसी गारंटी स्कीम जैसे कदमों से बैंकों पर दबाव कुछ कम हुआ है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि दरअसल बैंकों ने पिछले साल मोरेटोरियम देने के बाद से बैंकों ने अपने NPA का खुलासा नहीं किया है, इसलिए बैंकों के तिमाही नतीजे शानदार रहे हैं। वहीं दूसरे सोर्स से लोग पैसा निकालकर मार्केट में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट भी शानदार ग्रोथ दिखा रहा है। बैंकों की तेजी का एक बड़ा कारण यह भी है कि बैंक जो फिक्स्ड डिपॉजिट पर लोगों को ब्याज दे रहा है, इससे उनका लेंडिंग रेट कम होता जा रहा है। बैंकों के पास 8 लाख करोड़ रुपए का सरप्लस अकाउंट था। वहीं सरकार भी लगातार बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ाने के प्रयास कर रही है। हालांकि ये भविष्य के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इकोनॉमी के आंकड़े लगातार गिर रहे हैं और बैंकों के पास पर्याप्त लिक्विडिटी है। लेकिन अब बैंक उस लिक्विडिटी को खपाएगी कहाँ, यह बेहद चिंता की बात है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण डिमांड खत्म के बराबर है। वहीं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिर चुका है। उसी के कारण इकोनॉमी के प्रमुख इंडिकेटर्स में गिरावट आ रही है। कोरोना का असर केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा है। इकोनॉमी का अहम इंडिकेटर बाजार को भी माना गया है। अगर पूरी दुनिया में अहम बाजारों की बात करें तो बीते साल दिसंबर से लेकर अभी तक भारत के प्रदर्शन को निराशाजनक नहीं कहना चाहिए। दिसंबर 2020 से लेकर मई 2021 तक भारतीय इक्विटी मार्केट का ग्रोथ परसेंटेज 6.8% रही। फ़ोन उठाते ही हम लोग अनायास ही हेलो बोल पड़ते हैं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि हर एक व्यक्ति के जुबान पर हेलो शब्द चिपक कर रह गया है। सभी जानते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया और ग्राहम बेल की महिला मित्र का नाम मार्गरेट हेलो था। जब सालों की मेहनत के बाद बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया तो उन्होंने एक ही तरह के 2 टेलीफोन बनाए। एक टेलीफोन ग्राहम ने अपने महिला मित्र को दे दिया। सभी तकनीकी कमियां दूर करने के बाद बेल ने सबसे पहले अपने महिला मित्र को फ़ोन लगाया।
फोन उठाते ही ग्राहम बेल ने सबसे पहले अपने महिला मित्र का नाम बड़े प्यार से पुकारा, हेलो। वो जब भी मार्गरेट को फ़ोन करते हेलो कहकर पुकारते थे। इसी तरह फ़ोन उठाते ही हेलो कहना एक संबोधन के शब्द के रूप में प्रचलित हो गया। विदित हो कि आजकल अंग्रेजी का सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला शब्द हेलो है। कुछ लोगों का कहना है कि यह प्राचीन फ्रांसीसी शब्द होला से निकला है, जिसका मतलब है कैसे हो, और यह फ्रांसीसी शब्द 1066 ईस्वी के नॉर्मल हमले के बाद इंग्लिस्तान पहुंचा था। दोस्तों, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए सावधानी बरतें। स्वयं मास्क पहनें और दूसरों को भी मास्क पहनने को प्रेरित करें। वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी वैक्सीन लगवाने को प्रेरित करें। 2 गज की दूरी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मेरे चैनल की कुछ बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।